पार्टी में कितने गंदे कपड़े हैं कि जो वो 10 साल से जाए जा रहे हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में? आप पहले तो ये मान लिए कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। मैं तो ये भी पूछ रहा हूँ कि आपको कितने गंदे कपड़े हैं? तो पहले आपके सवाल से ये प्रतीत हो रहा है कि आप मान रहे हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। वो ये कह रहे हैं कि आपके पार्टी में, यानी कि आप एडमिट करें भ्रष्ट नेता है। आपके पास बहुत सारे। देखिए, ये बात मैंने सबसे पहले इस्तेमाल की थी एक टीवी डिबेट के कॉन्क्लेव में। ये वर्ड जो है हमने कहा था, क्योंकि सामने से ना बार बार बीजेपी के प्रवक्ता ना ये सवाल पूछ रही थी, महिला प्रवक्ता थी, ये आरोप लगा रही थी। तो हमने कहा कि जिस भी व्यक्ति पे आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। और मजेदार बात आपको बताते हैं, वो इंटरव्यू आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। मेरे बगल में जो उस वक्त हमारे साथ बैठा हुआ लड़का था, जो अब भाजपा का नेता है, वो मेरे बगल में बैठा हुआ था, वो आज बीजेपी में चला गया है। वो सारे आरोप जो उस वक्त वो हम लोगों के ऊपर लगा रहे थे, तो मैं ये बात स्वाभाविक रूप से पूछूंगा ना बीजेपी का कि आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मेरे बगल में बैठे हुए व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं। ये व्यक्ति जब बीजेपी में चला जाता है तभी वो आरोप आप पूछते हैं। तो ये जो आपने एक परिपाटी पैदा की है कि जो हमारे खिलाफ है वो गलत है। अभी आपको पता है बीजेपी के एक प्रत्याशी ने एक बयान दिया है कि जो हमको वोट नहीं देगा वो देशद्रोही है। अब आप समझ रहे हैं, मतलब एक प्रत्याशी जो है एक लोकसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को देशद्रोही कह रहा है। तो ये जो परिपाटी है राजनीति की, ये खतरनाक है। ये कहीं ना कहीं देश में जो लोकशाही है, जो लोगों का अधिकार है जनता का नेता को चुनने का, उसको समाप्त करके तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं कि जनता की तो हमको जरूरत ही नहीं है, जनता हमको चाहिए ही नहीं। पर पीएम मोदी उल्टा कह रहे हैं कि कांग्रेस को जनता की जरूरत नहीं है, कांग्रेस आपका जो स्त्री धन है वो बांट देगी, मंगलसूत्र आपका जो है दूसरों को दे देगी, घुसपैठियों को दे देगी, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको दे देगी। तो उस पर क्या आपको लगता है इस पे प्रधानमंत्री से आपकी बात हुई? प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? प्रधानमंत्री तो अभी बोला है, तो अभी कहाँ उनसे बात होगी? पिछले 10 साल में बात हुई, ऑन रिकॉर्ड बोला है। नहीं, मैं कह रहा हूँ पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी से आप लोगों की कोई बात? आपको भी पता है प्रधानमंत्री ने प्रेस वार्ता नहीं किया है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री प्रेस वार्ता इसलिए नहीं करते हैं कि आप उनसे सवाल पूछेंगे तो उनका झूठ पता चल जाएगा देश की जनता को। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एक पूर्व प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक निराधार आरोप लगा रहे हैं, उनके कथन के बारे में झूठ बोल रहे हैं। और वो जिस लिहाज से बात कही गई कि इस देश में, वो पहला हक नहीं कहा उन्होंने, दावा कहा। हक और दावा में फर्क होता है ना। और ये तो जो है संविधान कह रहा है ना, ये संविधान कह रहा है कि इस देश के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको अधिकार देना इस देश की एकता के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश की प्रगति के लिए जरूरी है। जैसे आपका दोनों हाथ है, ये हाथ आपका कमजोर होने लगे तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे ना, इलाज कराएंगे ना। इसमें क्या अन्यायपूर्ण है? प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को भटका रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास इस देश के लोगों के लिए रोजगार के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है, महंगाई पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, देश में बढ़ती असमानता पे बात करने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए वो देश के आम लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। पर 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया, नारा है ना, हर रैली में नारा है ना। नारे का क्या है, मुंह देखिए, बोलने में जीएसटी लगता है क्या? मुंह है, बोल दिए। अगर 400 के दावे में सच्चाई होती तो आपको लगता है कि 75 साल की उम्र में सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री रैली कर रहे होते, जो है 2-2 मुख्यमंत्रियों को पकड़ करके जेल में डाल देते, सभी पार्टी के नेताओं को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करा लेते। और आप भी कह रहे हैं कि दरवाजा खुला हुआ है, कोई भी आ जाओ। अगर 400 का उनको विश्वास होता, आत्मविश्वास होता, तो ये सारे डर्टी ट्रिक्स क्यों किए जा रहे हैं? ये विश्वास नहीं है उनको, ये घबराहट है बीजेपी की। उनको मालूम है कि वो नहीं जीत पा रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। कितने पे आ रहे हैं बीजेपी, आपको लग रहा है? आप कह रहे हैं बीजेपी घबरा? मैं ज्योतिषी होता तो पहले तो मैं जो है ना अपनी भविष्यवाणी कर लेता। तो हैं आप, एक्टिविस्ट और एनालिस्ट तो हैं। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ ना। राहुल गांधी ने कहा 150 पार नहीं कर रही है बीजेपी। वो हमारे लीडर हैं, उनके पास पार्टी फंक्शनरीज का जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस होता है उनके पास होता है। तो अगर वो कह रहे हैं, इसका मतलब अलग अलग स्टेट के जो लीडर्स हैं वो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है, इस आधार पर वो कह रहे हैं। नहीं, आपकी मैनिफेस्टो में कास्ट सर्वे की बात की गई है और ये कहा गया है कि जिसकी आबादी जितना उतना हक, राहुल गांधी भी ये बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि अगर 8% ब्राह्मण है देश में तो उनको 8% रेजोल्यूशन मिल जाएगा, या 5% ये कम्युनिटी है या इनको मिल जाएगा? और इस पूरी की पूरी डिबेट में मुसलमानों के लिए क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये पूरी बात को ना थोड़ा अलग तरीके से समझा जा रहा है। हम कह रहे हैं कि आप सर्वे कराइए, और सर्वे हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है, आजादी के पहले से सर्वे हो रहा है। उस सर्वे में जब समय बदल गया है, देखिए पहले के सर्वे में क्या सवाल पूछा जाता था कि आप जो है खाना किस चीज पे बनाते हैं। अब जब चूल्हा बदल गया है तो सवाल, क्वेश्चनर भी बदल जाएगा।
जब समाज के अंदर नया वर्ग पैदा होगा तो उसका जो है इकोनॉमिक कंडीशन भी बदल जाएगा। देखने में ये मिल रहा है कि एक तरफ तो धन संपत्ति पैदा हो रही है, दूसरी तरफ जो है लोग गरीब हो रहे हैं, परचेजिंग पावर उनका कम हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है लेकिन प्रति व्यक्ति जो है जीडीपी का हिस्सा वो घट रहा है, लोगों को खरीदने की शक्ति कम हो रही है। तो ये जब तक आप सर्वे नहीं कराएंगे, मैं एक सिंपल बात कहता हूँ, आपकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, उसका बर्थडे है, तो आप गेस्ट लिस्ट बनाते हैं ना कि 10 लोग आ रहे हैं, उतने का खाना बनाएंगे। तो देश में जो 140 करोड़ लोग हैं उसकी गिनती तो हम कर रहे हैं, एसटी पहले से गिन रहे हैं, एससी पहले से गिन रहे हैं, रिलीजन के आधार पे पहले से लोगों को गिन रहे हैं। तो इकोनॉमिक और जातीय पहचान के आधार पर भी लोगों को गिनिए ताकि सामाजिक और आर्थिक स्थिति पता चल सके, महिलाओं की स्थिति क्या है, पुरुषों की स्थिति क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग कैसे हैं, शहरी क्षेत्र में, तभी तो आप पॉलिसी बनाएंगे ना। जब आपके पास आंकड़े नहीं होंगे तो आप पॉलिसी कैसे बनाएंगे? आगे आंकड़ों का फिर आप क्या करेंगे, हक कैसे देंगे? पॉलिसी हमारी ये है कि भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। जैसे महिलाओं के लिए अभी क्या कहा कांग्रेस पार्टी ने कि अगर ये 50% हैं तो इनको हर स्फीयर ऑफ लाइफ में 50% इनकी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। कितना अच्छा है कि अब एक जो है पुरुष बैठे हुए हैं, एक महिला बैठे हुए हैं, दोनों सवाल पूछ रहे हैं। कितना अजीब लगता है जब स्टूडियो इम्बैलेंस हो, जेंडर बैलेंस नहीं हो, कास्ट बैलेंस नहीं हो, क्लास बैलेंस नहीं हो, एक ही पृष्ठभूमि के लोग आए, एक ही भाषा के लोग आए। तो देश की जो खूबसूरती है, रेनबो कलर है ना हमारे देश का, एक रंग तो है नहीं, बहुरंगी भारत है। अगर आप हिंदू धर्म की भी बात कर लीजिएगा तो एक देवता तो है नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश ही जो है 3 देवता हो जाते हैं। उसके बाद फिर जो है लाखों करोड़ों देवता हैं। एक ग्रंथ तो है नहीं, हमारे पास रामायण भी है, गीता भी है, कोई एक धार्मिक स्थान तो है नहीं, काशी भी है, मथुरा भी है, द्वारका भी है, बिहार में भी है, दक्षिण भारत में भी है। तो ये जो खूबसूरत भारतीयता जब हम बोलते हैं तो भारतीयता का मतलब क्या है? भारतीयता का मतलब विविधता, भारतीयता का मतलब हर रंग, भाषा, बोली, धर्म के लोग, भारतीयता का मतलब गुलदस्ता जिसमें हर रंग के फूल हों। तो आर्थिक और जो है जातीय सामाजिक सर्वे इसलिए करना जरूरी है ताकि देश की लोगों की स्थिति पता चले। और एक बात मैं बताऊं, किसी का छीन करके किसी को नहीं देना है, जो सरकार के पास है उसमें भागीदारी कैसे सुनिश्चित करें। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देते हैं सर, आपके पास पैसा था, आपने कोविड का टीका खरीद के लगवा लिया, ठीक, एक सिंपल उदाहरण से समझ लीजिए। जिसके पास पैसा नहीं है वो तो खरीद के नहीं लगवा पाएगा, लेकिन अगर वो टीका नहीं लगवा पाएगा तो आप कोरोना से बच पाइएगा? नहीं बच पाइएगा। एक महामारी ने हमको क्या सिखाया कि आप अपना घर का खिड़की बंद कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो जो है ना उससे आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके यहाँ जो दूध लेकर के आ रहा है ना, अगर उसको कोविड है तो आपको भी कोविड हो जाएगा। समाज में संतुलन कैसे होता है? हम खड़े कैसे होते हैं? 2 पांव पे। हम चलते कैसे हैं? 2 पांव से। बिल्डिंग कैसे बनती है? संतुलन से। समाज कैसे चलता है? संतुलन से। अगर आप असंतुलित कर देंगे कि एक तरफ तो जो है एक आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है, दूसरी तरफ जो है किसी इंसान को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, तो देश में अगर आप पॉलिसी बनाने जा रहे हैं तो आपके पास ये आंकड़ा होना चाहिए। सिंपल सी बात है। हक सुनिश्चित कैसे करेंगे? तो जो देश की संपत्ति पैदा हो रही है, जो देश के लोगों की संपत्ति है, सरकार ये जो बिल्डिंग बनाएगी अभी 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा, तो क्या ये अमित शाह जी का पैसा है कि देश का पैसा है? देश के टैक्स पेयर्स का पैसा है। तो आप देश के टैक्स पेयर का पैसा कहाँ खर्च करेंगे? अस्पताल पे खर्च करेंगे, रोड पे खर्च करेंगे, स्कूल पे खर्च करेंगे। इसके लिए आंकड़ा तो जरूरी है ना सर। कन्हैया जी, आपने हम लोग को इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।